नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है कॉलेजियम प्रणाली। क्या है कॉलेजियम सिस्टम और इस कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई और कॉलेजियम सिस्टम के तहत भारत में किन लोगों की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले बात तो ये कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वर्तमान में, उस प्रक्रिया का नाम है कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम सिस्टम कैसे प्रभाव में आया, इससे पहले कौन सी व्यवस्था थी, इन सब बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें थी। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 124 से 147 तक है, इस पार्ट में हमारी सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये अनुच्छेद 154 कहता है, जो जिसका मुख्यालय नई दिल्ली होगा, अनुच्छेद 124 कहता है। लेकिन 124 से लेकर 147 तक भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे हम किसी एक और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। आज फिलहाल हम कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बातें करते हैं। तो जैसा कि भारत आप सभी को विदित है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उस टाइम भारत में जजों को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या थी? मंत्रिमंडल की सिफारिश पे होता था। 1950 से लेकर 1973 तक सिस्टम क्या था कि भारत में मंत्रिमंडल सिफारिश करती थी, वो व्यक्ति जज बनता था। ठीक बात है। 1973 से सिस्टम अपने पास ये आया कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होता है, मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करता था और उस सिफारिश पे क्या होता था, सरकार जजों की नियुक्ति कर देती थी। लेकिन सीजीआई की राय यहाँ पर बाध्यकारी नहीं थी। सीजीआई केवल सिफारिश करता था और अपनी केंद्र सरकार चाहे या राष्ट्रपति चाहे तो उस नाम में चेंज कर सकता था। कोई वो बाध्यकारी उस नाम को रिजेक्ट कर सकता था। और ऐसी एक चीज़ कब हुई थी, जब आप सभी को पता होगा 1973 में 3 न्यायाधीशों को सीनियरिटी के बेस पे 3 न्यायाधीशों को अवॉइड करके और भारत में अजीत नाथ रे को 1973 में तत्कालीन सरकार ने क्या किया, मुख्य सीजीआई बना दिया था। तो इसके विरोध में जो उस टाइम आपके न्यायाधीश सेलेट थे, हेगड़े साहब थे और ये आपके ग्रोवर साहब थे, तो इन्होंने क्या दे दिया था, उस टाइम इस्तीफा दे दिया था और अजीत नाथ रे को बनाया गया था। उसके बाद में एक उल्लंघन और कब किया गया, 1977 में हमीदुल्ला बेग को HR खन्ना साहब की सीनियरिटी का उल्लंघन करके सीजीआई बनाया गया। इस दोनों ही टाइम 1977 में हमीदुल्ला बेग को बनाया गया, क्या बनाया गया, भारत का सीजीआई बनाया गया। किसका उल्लंघन करके? सीनियरिटी किसकी थी? HR खन्ना साहब की थी। हंसराज खन्ना सर थे, उनकी सीनियरिटी का उल्लंघन करके बनाया गया। तो ये सिस्टम था। लेकिन अब शुरुआत होती है कॉलेजियम सिस्टम की। 1982 में SP गुप्ता केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने और SP गुप्ता केस में पहली बार कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र किया गया और ऐसी व्यवस्था दी गई कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम हुआ। लेकिन वो कॉलेजियम सिस्टम बहुत छोटा था। उसमें क्या था, भारत का जो सीजीआई था वो केंद्र सरकार से सिफारिश करता था किसी नाम की और उसके आधार पे क्या हो जाती थी, नियुक्ति हो जाती थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का जो केस है 1993 का, उस केस में पहली बार कॉलेजियम शब्द का जिक्र आया और उसके बाद से भारत में जजों की नियुक्ति की कौन सी प्रणाली अपनाई गई, कॉलेजियम। और उस केस के बाद ये तय हुआ कि भारत में जजों की नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई ही नहीं, उसके साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेज भी उनमें साथ होंगे और 5 लोगों की क्या बनेगी, एक कमेटी बनेगी। तो आज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए जो कॉलेजियम बनता है उसमें 5 जज होते हैं। एक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा फर्स्ट सीनियर मोस्ट जज, सेकंड सीनियर मोस्ट जज, थर्ड सीनियर मोस्ट जज और फोर्थ सीनियर मोस्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी होते हैं। तो इन 5 लोगों से मिलकर क्या बनती है, कॉलेजियम बनता है भारत का। अब क्या करता है, जैसे कि माना कि ए व्यक्ति को इस कॉलेजियम इस नाम ने आगे बढ़ाया और
ये पांचों नाम सहमत थे किसी नाम पे, और ये कहाँ गया, इनकी सिफारिश कहाँ गई, भारत सरकार के कानून मंत्रालय के पास गई, और कानून मंत्रालय ने उस नाम पे जांच वांच करके आगे पीएमओ भेज दिया, और पीएमओ ने क्या किया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, उस पर वारंट जारी कर दिया, और जज की क्या हो गई, नियुक्ति हो गई। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर यदि कॉलेजियम सिस्टम में दो या एक जज किसी नाम का कोई किसी व्यक्ति पे नाम चल रहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनाए या नहीं बनाए, तो अगर ऐसी बात चल रही है तो उस नाम का विरोध हो जाए, तो फिर कॉलेजियम क्या करता है, क्या बहुमत से काम करता है या फिर सबकी सहमति से काम करता है। तो जनरली ये देखा गया कॉलेजियम में किसी एक जज या दो जज के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के नाम पर या भावी जज बनाया जा रहा है जिस व्यक्ति के नाम पे विरोध हो जाता है, तो सामान्यतः कॉलेजियम के जो 5 जज हैं उस नाम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुमत के आधार पे काम नहीं करती है सिस्टम। तो ये सिस्टम काम करता है अपने सहमति के आधार पे, सभी सदस्य सहमत हैं और सर्वसहमति से निर्णय लिया जाता है। ठीक बात है। तो अब आपका सवाल ये हो सकता है, तो सर भारत में जज बनता कौन है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(2) ये स्पष्ट कहता है कि कौन होगा जज, क्या होगी इसकी जज बनने की योग्यता। तो भारत में जज बनने की योग्यता सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें मान सकते हो आप। सबसे नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में कोई भी व्यक्ति आपको बताया संवैधानिक पद ग्रहण करता है तो उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो भारत का नागरिक हो। तो फिर आपका सवाल अगला ये हो सकता है, सर भारत का नागरिक वो जन्म से होना चाहिए या फिर वो बाद में कहीं भी किसी दूसरे देश में जन्म लिया हो और उसके बाद में भारत में रहने लगे हो। तो जन्म वाला प्रावधान भारत में नहीं है, हालांकि ये प्रावधान अमेरिका में है। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए, जज बनने के लिए वहाँ पर जन्म से नागरिक होना चाहिए। आपको बताया कांग्रेस का मेंबर होने के लिए भी सब चीज़ें हैं, प्रतिनिधि सभा, सीनेट, वहाँ पर कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त करने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। लेकिन भारत में जन्म से प्रावधान नहीं है, बस इतना है कि भारत में कोई भी संवैधानिक पद ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा वो 5 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट का क्या रहना चाहिए, जज रहा होना चाहिए। या ये 2 बात तो हो गई, एक शर्त भारत का नागरिक, दूसरी किसी भी हाई कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है तो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। इसके अलावा ये क्वालिफिकेशन है, इस आधार पे उसको जज बनाया जा सकता है। यदि ये नहीं हो तो वो किसी भी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 10 साल का उसका क्या हो, अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट या वकील के रूप में उसने 10 साल तक काम किया, ऐसा अनुभव है उसके पास, तो इस आधार पे भी उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। या ये दोनों ही नहीं है तो किस साथ, तो राष्ट्रपति की नज़र में ऐसा हो कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति विधिवेता है, पारंगत विधिवेता है, कानूनविद है, तो इस आधार पे भी क्या किया सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। नंबर 1, भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकील रहा हो, वरिष्ठ वकील हो, या फिर कानून की नज़र में विधिवेता हो। तो इन तीनों में 3 चीज़ें हैं, 3 शर्तें हैं, इनमें से कोई भी एक फुलफिल करता है, इस आधार पे चीज़ें होती है। तो जनरली ये बनाया जाता है, हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता है, और कई बार वरिष्ठ वकील को भी बनाया जाता है। और हाँ, ये चीज़ें बहुत कम होती थी कि किसी विधिवेता को बनाया जाता था, लेकिन आजकल विधिवेता को भी बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अपन चर्चा कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर कॉलेजियम की राय क्या अंतिम होती है, तो इस बारे में थोड़ी सी बात है। आपको बताए 3 जजेज केस थी। फर्स्ट जजेज का केस 1982 का एसपी गुप्ता वाला केस था। सेकंड जजेज केस 1993 का जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाला था। और थर्ड जजेज केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, क्या जजों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम की राय अंतिम है या फिर इस राय पे राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकते हैं। क्या सरकार के लिए राय बाध्यकारी है या फिर सरकार इसकी राय, कॉलेजियम की राय को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ थी, उसने संविधान पीठ आपको पता होगा, संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत राष्ट्रपति
अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति कोई भी अगर जानकारी प्राप्त करते हैं किसी संवैधानिक मसले पर, किससे? भारत की सुप्रीम कोर्ट के से, तो भारत का सीजेआई जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अनुच्छेद 145 के तहत 5 जजों की संविधान पीठ का गठन करता है, और वो संविधान पीठ किसी भी निर्णय पर विचार विमर्श करके राष्ट्रपति को क्या देती है? सलाह देती है। अब इसमें भी कई अलग केस चलते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता, राष्ट्रपति वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ये अलग अलग केस हैं, इसमें किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप तो इतना ध्यान रखिए, अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति का सलाहकारी वो क्षेत्र, इसमें भारत के राष्ट्रपति यदि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं 143 के तहत, तो 145 के तहत क्या बनती है? संविधान पीठ बनती है, संवैधानिक बेंच बनती है, और उसमें 5 जज होते हैं। तो 1998 में भारत के संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति को ऐसा बोला कि यदि कॉलेजियम किसी नाम की सिफारिश भारत सरकार के पास भेजती है, तो भारत सरकार अर्थात राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी नाम को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है। तो फिर राष्ट्रपति ने पूछा, तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे, क्या दोबारा से उसी नाम को कॉलेजियम भेज दे तो क्या कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस मामले में राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं, और यदि एक व्यक्ति का नाम एक बार पुनर्विचार के लिए सरकार ने लौटा दिया और दोबारा से उसी सेम व्यक्ति का नाम यदि सुप्रीम कोर्ट या अपना कॉलेजियम केंद्र सरकार को भेजता है, तो उस नाम को अपॉइंटमेंट देना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने एक चीज़ देखी होगी, 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस थे के.एम. जोसेफ साहब। के.एम. जोसेफ साहब का नाम कॉलेजियम सिस्टम ने केंद्र सरकार को भेजा था, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने उनके विचार नाम को 3 नाम भेजे थे, तो 2 नाम पे सहमति दे दी और जोसेफ साहब के नाम को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम में के.एम. जोसेफ साहब का नाम दोबारा भेज दिया सरकार को। क्या करना पड़ा? जज बनाना पड़ा। लेकिन उससे क्या हुआ? 3 महीने वो लेट हो गए। अब आप कहोगे सर क्या हुआ? तो फिर सरकार की बिल्कुल चली नहीं, वो लेट तो है। भाई साहब यहाँ पर सरकार की चली नहीं, सरकार जो चाह रही थी वो कर दिया सरकार ने। क्या किया? तो सरकार ने किया कि वो 3 महीने बाद में जज बने। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में 2-3 लोग उनसे पहले नियुक्त हो गए, और इस आधार पे वो पहले नियुक्त हुए वो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर बन गए, और सीनियर बन गए तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है? आज जो मुख्य न्यायाधीश साहब हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद में अगला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा? सीनियर मोस्ट जज बनेगा। तो अब उनकी सीनियरिटी तो लैप्स हो गई ना भाई। पहले अगर के.एम. जोसेफ साहब 3 लोगों से पहले चले जाते तो हो सकता है वो अंतिम समय तक रिटायरमेंट से पहले क्या बन जाते? भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाते। लेकिन अब वो कभी भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी उम्र होगी, वो रिटायरमेंट होगी, वहाँ तक तो उनसे आगे बहुत से लोग सीनियर बैठे होंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। पुनर्विचार का लौटाने का ये होता है कि देरी हो जाती है, और देरी से सीनियरिटी क्या हो जाती है? लैप्स हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। अब आप देखोगे कि सर ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये हमें इतना समझ में आया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम है, और कॉलेजियम सिस्टम में भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसके अलावा 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। वो क्या करते हैं? वो किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश करते हैं। उनकी सिफारिश किसके पास जाती है? भारत के कानून मंत्रालय के पास जाती है, और कानून मंत्रालय क्या करता है? कानून मंत्रालय उनकी सिफारिश पीएमओ के पास भेजता है, और पीएमओ भारत के वहाँ से अप्रूव करके भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री अप्रूव करके क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति उस वारंट पे हस्ताक्षर करके उनकी नियुक्ति के क्या कर देते हैं? ऑर्डर जारी कर देते हैं, और उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में ओथ लेने के बाद में क्या बन जाते हैं? जज बन जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इस बीच एक छोटी सी चीज़ रह गई, जो कि आप ऐसा कहोगे कि सर तो फिर हाई कोर्ट में जज बनने के लिए क्या होता है? तो हाई कोर्ट में जज बनने के लिए चीज़ें भी यही है, लेकिन एक ध्यान रखना चीज़ें। हाई कोर्ट में जज बनने के लिए सबसे पहले चीज़ क्या है? कॉलेजियम राज्य स्तर का एक कॉलेजियम होता है, जिसमें राज्य का, जैसे राजस्थान में किसी व्यक्ति को राजस्थान हाई कोर्ट का जज बनाया जाना है, तो राज्य स्तर पे कॉलेजियम की शुरुआत होती है। तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसके साथ साथ 2 वरिष्ठ सीनियर मोस्ट जज हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। ये 3 लोग मिलकर क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे। और ये सिफारिश कहाँ पर करेंगे? ये राज्यपाल के पास सिफारिश करेंगे। राज्यपाल इन द सेंस राजस्थान सरकार के पास सिफारिश करेंगे। राजस्थान सरकार उस सिफारिश को आगे भेजेगी, और राजस्थान सरकार की सिफारिश भारत सरकार की जो कॉलेजियम है, वो कॉलेजियम जो वहाँ पर जो 5 जजों से बन रहा है, वो कॉलेजियम सिफारिश करेगा, और उसके बाद में वही कानून मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से होकर रास्ता देता है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में
हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनके जजों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया है वो आपके कॉलेजियम सिस्टम से होके जाती है। और इन सब की नियुक्ति किससे होती है? भारत के राष्ट्रपति महोदय वारंट जारी करके करते हैं। इतनी बात समझ में आई। एक बात आपको और यहाँ पर क्लियर कर दूं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया है वो भी सेम है दोनों की। आप ये मत समझ लेना कि सर हाई कोर्ट तो राज्य का कोर्ट होता है, इसकी हटाने की प्रक्रिया तो अलग होगी। नहीं नहीं, विधानसभा नहीं हटाती है, भारत की संसद हटाती है। ये क्यों है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। और वो जो आपने देखा होगा, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया देखनी है तो मेरा पहले का एक वीडियो डाला हुआ है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना ताकि आपको चीज़ें ठीक से समझ में आए। ठीक है। उसके अलावा अपन बात कर रहे थे कि ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। तो ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में कॉलेजियम के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये एक केवल धीरे धीरे परंपरा बनी थी और उससे फिर क्या ये ऐसे विभिन्न 3-4 केसों के नाम लिए मैंने, जो एसपी गुप्ता वाला केस है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस है, इन सब चीज़ें क्या है व्यवहार में आ गई और आज ये प्रचलित है। अब कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में आप ऐसा बोल सकते हो कि सर इसकी कुछ कमियां भी है क्या? हाँ, इस व्यवस्था पे कई बार आरोप लगते हैं कि इसमें पारदर्शिता की कमी है, इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। ये तरह तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन इसके साथ ही कॉलेजियम व्यवस्था के कुछ अच्छे पहलू की बात करें तो ये होती है कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता वो बढ़ती है, क्योंकि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अपनी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और इससे न्यायाधीशों पे राजनीतिक दबाव क्या होता है, बिना राजनीतिक दबाव के वो निष्पक्ष रूप से काम करने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये दोनों पहलू होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा अपन चर्चा करेंगे कि अपने ये अलग अलग मैं आगे के जो भी वीडियो लेके आऊँगा उनमें ज़रूर चर्चा करूँगा कि भारत की पूरी एक, हो सकता है मैं इससे अगला वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको अनुच्छेद 124 से 147 तक सारे अनुच्छेदों की थोड़ी ठीक से व्याख्या कर दूँ और अपने सुप्रीम कोर्ट ऐसे करके टॉपिक पूरा हो जाएगा। अब आप एक काम करना, सबसे पहले बात तो इस वीडियो को आप ठीक से देखना। यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। इसके अलावा मैं जल्दी दोस्तों आपके सामने आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, राजस्थान जीके की वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, चीज़ें धीरे धीरे होगी। कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है कि कोई भी नई चीज़ शुरुआत करते हैं तो उस टाइम अपने सामने चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं और उन चैलेंज होते हैं या फिर जो चुनौतियाँ होती हैं उनको पार करके ही अपने को कुछ करना पड़ता है। तो मैं भी उसी फेज से कोशिश कर रहा हूँ करने की, क्योंकि नौकरी के साथ साथ थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। कोशिश करूँगा मैं रेगुलर एक वीडियो तो आपके लिए लेके आने की, लेकिन सप्ताह में 2-3 वीडियो ज़रूर अभी आते रहेंगे आपके लिए। तो आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। दूसरी बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करता हूँ आप सभी से हाथ जोड़ के कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ग्रुप पर इनवाइट कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमारा ये थोड़ा सा परिवार है वो बढ़े, ताकि हम जो चर्चा कर रहे हैं इससे आप और हम, मैं ही नहीं, हम बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारत के संविधान का पूरा संविधान है आपको बहुत ठीक से कवर करा दूंगा मैं, एक एक चीज़ बहुत इन डेप्थ। आप तो बस केवल कमेंट में लिख दिया करें कि हाँ सर ये टॉपिक मुझे चाहिए, तो जल्दी ये सब चीज़ें करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको कॉलेजियम सिस्टम समझ में आया होगा, और यदि इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। धन्यवाद। ओके।